अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे अपने CSS 2023 का जो एक्सपीरियंस था मेरे, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। और उसी हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि मतलब क्या मेरे जो कॉमन पॉइंट्स है, जो हर कोई आपको बता सकते हैं, कुछ वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा कुछ यूनिक पॉइंट्स होंगे जो आपको किसी ने शेयर नहीं किए होंगे, जो मतलब सबसे नायाब होंगे, वो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा कुछ हिडन पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम के हवाले से है, वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आज तक किसी ने शेयर की हो कि एग्ज़ाम जो CSS का एग्ज़ाम है वो एक यूनिक पैटर्न रखता है, एक यूनिक एग्ज़ाम है हमारे पास। तो उस हवाले से हमारे पास कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज़ है, कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपने ध्यान रखना है, जिसके बारे में आपने देखना है, ठीक है। तो वो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। फिर हम यूनिक पॉइंट्स कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हिडन पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जो कॉमन पॉइंट्स है वो जब मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है जो कि हमने क्या करना है, हमने सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट वन टाइम स्टडी करनी है। ये तकरीबन आपको हर कोई बता देगा कि एटलीस्ट वंस जो है वो आप सारे सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट वंस स्टडी कर ले और उसको अच्छी तरह देख ले, अच्छी तरह स्टडी कर ले, कम से कम एक दफ़ा। क्योंकि दो के सब्जेक्ट्स बहुत लॉन्ग होते हैं, हर सब्जेक्ट की सिलेबस इतनी ज़्यादा होती है कि एक दफ़ा क्या मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप एटलीस्ट वन टाइम भी स्टडी कर ले और लेकिन अच्छी तरह स्टडी कर ले तो आपके माइंड में एक इमेज सा बन जाता है हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है। तो फिर अगर आप इसके अलावा हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस है। एक CSS एग्जाम में CSS एग्जाम में आप एक बात माइंड में रखिए कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है, क्रिटिकल एनालिसिस मेन फैक्टर है। क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस के बेस पे आप जो है किसी भी एग्जाम में, किसी भी CSS एग्जाम में या PMS एग्जाम में आप दूसरे जो कैंडिडेट्स है, दूसरे एस्पायरेंट्स है, उनसे आप डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। जो अगर आपकी क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रांग है तो आप दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। और ये क्रिटिकल एनालिसिस बाज़ लोगों में एजुकेशनल करियर में अच्छी तरह आ जाता है, बाज़ लोगों में जब न्यूज़पेपर वगैरह आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं और उनकी एनालिसिस वगैरह करते हैं तो तब उनमें अच्छी तरह आ जाता है। जबकि कुछ स्टूडेंट्स में एस्पेरेंट्स में जब वो जॉब स्टार्ट कर लेते हैं तो कुछ क्या मैं 70 से ज़्यादा बता दूँ, 70 से ज़्यादा 70% से ज़्यादा कैंडिडेट्स में कि वो जब कोई जॉब कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो उस वक्त इंसान के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ट अप हो जाते हैं और वो अच्छी तरह क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। और क्रिटिकल एनालिसिस और सब्जेक्ट्स का तो है ही है, लेकिन और सब्जेक्ट्स के साथ साथ हमारे पास जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर में ये बड़ा मैटर करता है। करंट अफेयर और पाक अफेयर में, करंट अफेयर और पाक अफेयर में है क्या, देखिए करंट अफेयर और पाक अफेयर ऐसे सब्जेक्ट्स है, अगर ये आपके स्ट्रांग हुए ना तो बाकी जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो वो आपके बिल्कुल अच्छी तरह कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो है वो अच्छी तरह बिल्ड हो जाएगी। आपकी क्रिटिकल एनालिसिस अगर अच्छी तरह बिल्ट है तो आप दूसरे स्टूडेंट से यूनिकली बिहेव करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ यूनिक पॉइंट्स है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें जो फर्स्ट वन है वो है कि राइट इन एसे, एसे राइटिंग का जो तरीकाकार है उसको समझना है। अगर CSS एग्जाम में आपको एसे राइटिंग जो है वो समझ आ गई तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स को टेकल करना आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल होगा। उसमें CSS में क्या करेंगे, आपने जो टिपिकल मेथड्स है
बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टिपिकल मेथड्स पे चले जाते हैं और उन्हीं टिपिकल मेथड्स को फॉलो करते हैं और उन्हीं के बेस पे स्टडी करते हैं जो उसको फेलियर की तरफ लेके चलते हैं। तो किसी भी टिपिकल टीचर्स को नहीं फॉलो करना, टिपिकल तरीकों पे नहीं चलना, ठीक है, इस पे कभी भी नहीं चलना। करना क्या है, करना ये है कि आपने सबसे पहले ये लर्न करना है कि मैं एक टॉपिक को क्रैक कैसे करूं, ठीक है। एक टॉपिक आपको मिला हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं क्रैक कैसे करूं, उसमें पॉइंट्स क्या क्या मेरे पास हेडिंग्स बन सकते हैं, कौन से हेडिंग्स को मैं लेके चलूं और किस तरह लेके चलूं, ये आपका क्या है, क्रैक टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, आप आउटलाइन को समझ ले। अगर सीएसएस के एसए के पेपर की आउटलाइन आपको आ गई, अगर आउटलाइन आप सही बना सके, ठीक है, तो आपको कभी भी मुश्किलात पेश नहीं आएंगे कि आप क्या करें, कि आप किसी भी सीएस ऐसे तो हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो आपके बाकी पेपर्स होंगे ना, उसके लिए आउटलाइन अगर आपको समझ आ गई, अगर आउटलाइन आप सही लिख सकेंगे, तो सीएसएस के दूसरे पेपर्स में कभी भी आपको मुश्किलात नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, उसी को टैकल करने के लिए आप अगर आउटलाइन पहले से 5 मिनट 10 मिनट आप आउटलाइन को दे दे, 40 मिनट्स का क्वेश्चन है और आप 5 मिनट या 10 मिनट आउटलाइन को दे दे और बाकी 30 मिनट्स आप राइटिंग को दे दे, तो ये जो 5-10 मिनट है ना, ये आपका जो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स आप ले रहे हैं हर क्वेश्चन में, या 25 मिनट्स ले रहे, वो उससे आपको बचा लेगा। किस तरह, अगर आप पहले से आउटलाइन बना ले, एक स्केच बना ले, ठीक है, एक स्केच बना ले रशिया यूक्रेन के ऊपर कि इंट्रोडक्शन लिखे, उनकी हिस्ट्री लिखे, ठीक है, कि पहले से उसको क्या था, फिर आगे आगे जाके सब कुछ लिखे, तो आपका एक आउटलाइन बन जाएगा। फिर आपको दरमियान दरमियान में सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उसी आउटलाइन को फॉलो करके एक रफ में आउटलाइन बनाया हुआ है आपने, और उसी आउटलाइन को लेके चलेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये आउटलाइन वाला वो हुआ। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है कि आप पैराग्राफ राइटिंग जो है वो सही से तरीके से सीख ले। क्योंकि अगर ऐसे आप लिखेंगे ना, और ऐसे में आपको पैराग्राफ राइटिंग आ गई, तो पैराग्राफ राइटिंग ही ऐसी है कि आप अगर पैराग्राफ राइटिंग सही लिख सकेंगे तो आपको ऐसे भी कवर अप हो जाएगा, और साथ में ऐसे के साथ साथ आपकी जो ग्रिप है एक क्वेश्चन के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्रिटिकल एनालिसिस है। लाइक वे फॉरवर्ड अपिन इशू है कि कोई भी इशू आ गया, लाइक चाइना और यूएस के रिलेशनशिप का आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर में है या आईआर में है, जिसमें भी है, तो उसको उसका जो वे फॉरवर्ड होता है ना किसी भी इशू का, वो क्रिटिकल एनालिसिस एक्चुअली। और क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड कैसे होगा, क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड आपका न्यूज़पेपर से होगा। आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ के उन आर्टिकल्स का खुद आप स्टार्ट से अगर 1-2 महीने 3 महीने आप इस पे प्रैक्टिस करें ना, तो उसको पैराग्राफ्स को लिखेंगे और खुद अपनी एनालिसिस देंगे, तो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल एनालिसिस बन जाएगी कि कभी भी आपको सीएसएस के किसी भी क्वेश्चन में कभी आपको मुश्किलात नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ हिडन पॉइंट्स है। इन उन हिडन पॉइंट्स में अगर हम देखें तो जो एग्जाम के दिन के हवाले से पॉइंट्स है, मैं आपको वो डिस्कस करके अभी बताऊंगा कि एग्जाम के दिन आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, और उन्हीं के ऊपर आपका पेपर के ऊपर उसका असर क्या होगा। लाइक अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊं तो शायद आप इसके ऊपर वो होंगे कि नैब का इसके साथ क्या ताल्लुक, मैं दोपहर सो या ना सो, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने अगर दोपहर की नींद जो है वो अवॉइड की है फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स और 4 मंथ्स या और 3 मंथ्स, तो आप वो आदत आपको नहीं रहेगी, आपको फिर नींद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि
आपको पता है सीएसएस के दिन में 2 पेपर्स होते हैं और 2 पेपर्स अगर आप करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक पेपर के अंदर, क्योंकि ये नॉर्मल पेपर होते नहीं है जो आम एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी तरह ये पेपर्स होते नहीं हैं। इसमें आपको इतना सोचना पड़ता है, इतना सोचना पड़ता है कि आपका दिमाग थक जाता है। जब दिमाग थक जाते हैं तो आफ्टर जब 3 आवर्स जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, तो उस दौरान आप सोचेंगे कि मैं कुछ खा लूँ। फिर जब आप कुछ खाएंगे तो डायरेक्ट आपको तकरीबन आधा घंटे बाद आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। नींद इस तरह नहीं होगी कि आप सोचे कि मैं बहुत सो जाऊं, लेकिन यह है कि वो एक आंख की अजीब सी किस्म होगी और माइंड थोड़ा सा डम टाइप हो जाएगा। आपका माइंड अजीब किस्म का हो जाएगा। तो उससे निकलने के लिए बेहतर यही है कि आप नींद को काफ़ी टाइम से अवॉइड करें और अपना टाइम टेबल में 8 एम टू 8 पीएम और 9 पीएम वो टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर रहे हैं और दोपहर के टाइम पे आपने नींद अवॉइड किए, तो आपको एग्जाम के दिनों में ये बहुत हेल्प आउट करेगा, बहुत हेल्प आउट करेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो 2 आवर्स का ब्रेक होता है, तो 2 आवर्स का ब्रेक आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, उसमें क्या क्या करना है, ये बहुत मुश्किल काम होता है इस पेरेंट्स के लिए किस तरह, क्योंकि देखिए वो 2 आवर्स जो होते हैं ना, 12 to 2 PM तक, इस दौरान आपने कुछ खाना पीना भी होता है क्योंकि भूख भी लगी हुई होती है। सुबह सवेरे बंदे ने नाश्ता किया होता है और फिर पेपर आपने दिया है, भूख भी लगी होती है, साथ में आपको नींद भी आ रही होती है, माइंड थका हुआ होता है, आपने नमाज भी पढ़नी है, आपने अगले पेपर के लिए कुछ नोट्स उठाए हुए होते हैं और उसमें शॉर्ट पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, तो वो भी थोड़े से रिवाइज करने होते हैं। तो बहुत सारे काम आपने करने हैं, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप क्या करें, आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि मैं अगर चाय पीऊँ उसके साथ बिस्किट खाऊँ तो क्या मेरे लिए इनफ रहेंगे, या मैं कोई एप्पल फ्रूट वगैरह ले लूँ और वो ठीक है, या ड्राई फ्रूट्स ले लूँ। मैं तो रिकमेंड करूँगा बंदा ड्राई फ्रूट्स ले, उसमें थोड़ी सी एनर्जी होती है, नींद भी नहीं आती। तो ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी 1 कप चाय साथ देख ले। और हाँ, एग्जाम सेंटर जो आपका होता है ना, एग्जाम सेंटर के पास पहले से देखना है आपने मैप वगैरह पे, या उधर जाके आपने देखना है कि मेरे नज़दीक मार्केट कौन सी होगी जहाँ से मैं इन 2 आवर्स ब्रेक के दौरान कुछ खा पी लूँ, कुछ रिफ्रेशमेंट करूँ। तो बेहतर यही है कि आप ड्राई फ्रूट्स साथ रखें, ठीक है। और एनर्जी ड्रिंक अगर आप ले सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक एनर्जी ड्रिंक उस दौरान ले लें, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक में ये होता है कि आपकी नींद जो है वो, कैफीन होती है, कैफीन आपका नींद जो है वो थोड़ा सा स्टॉप कर देता है और आपका माइंड एक्टिव रहता है फॉर 3 आवर्स। क्योंकि 3-4 दिन ही होते हैं, तो 3-4 दिन, 5 दिन या 6 दिन बंदा यूज़ कर ले, तो आई थिंक कि इतना वो मुश्किल नहीं होता। अच्छा, तो यही वो पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स है जो आपको यूनिक बना देता है और आपको दूसरे एस्पायरेंट से एक यूनिक करेक्टर दे देता है, और आपके राइटिंग स्किल्स और आपके सीएसएस एग्जाम में आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि यही सारे वो पॉइंट्स है जो एक हिडन तौर पे इंसान के माइंड में होने चाहिए एक एग्ज़ाम के, सीएसएस एग्ज़ाम के दिन या पीएमएस एग्ज़ाम के दिन। क्योंकि ये एक टफ टफ इन अ सेंस के आपको इसमें माइंड का यूज़ बहुत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर टॉपिक आपने थॉरली पढ़ ली हो और बहुत डिटेल से उसमें स्टडी की हो। बास टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आपने उसके बारे में डिटेल से ना पढ़ा हो, लेकिन ये है कि आपके माइंड में बैक पे आप कुछ वो पढ़ा हुआ होता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप अगर इन पॉइंट्स के ऊपर सोचे और इनको अपनाएं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप उधर मार्केट वगैरह देख ले, उधर एग्जाम हॉल को ऐसी जगह पे चूज करें आप कि वो आपको हेल्प करे कि आपका
जो एग्ज़ाम हो वो बहुत आराम से गुजरे। लाइक कुछ हाल ऐसे होते हैं, कुछ सिटीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होती है, तो उधर एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल होता है। या अगर आप एक ऐसी सिटी में एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे आपका घर या किसी आपके रिलेटिव का घर नज़दीक है, एग्ज़ाम हॉल के करीब है, तो बेहतर ये उसी सिटी को चूज़ कर ले बंदा। क्यों? क्योंकि उधर अगर आप चूज़ करेंगे, उस सिटी को चूज़ करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो ओके, थैंक यू सो मच और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CSS 2023 स्पेशल एग्ज़ाम और CSS 2024 और 25 और जो भी एग्ज़ाम आपने देने हो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह आपको कामयाब करे और बेहतरीन पोजीशन को आप सिक्योर कर ले, बेहतरीन कैटेगरी में आपका एलोकेशन हो। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।